प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को एक ऐसे वीडियो को उपलब्ध करा रहा हूँ जो बहुत ही कम बनाया जाता है, छंद का वीडियो। और यह जो छंद टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसको सभी एक तरह से बहुत ही कठिन तरह का जो है विषय सब्जेक्ट समझते हैं जो छंद है, लेकिन आज हम आपके लिए एक बहुत ही सरलतापूर्वक रूप से समझाने के लिए छंद का वीडियो लेकर आए हैं। और यह व्याकरण में, हिंदी के व्याकरण में बहुत ही प्रमुख रूप से पूछा जाने वाला एक विषय के रूप में आता है। तो चलिए देखते हैं छंद का इस वीडियो को, और इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा नॉलेज ले पाएंगे कि छंद क्या है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, और यति, गति, लय, तुक, मात्रा, ये सभी क्या होता है। इन सभी को बहुत ही डिटेल में आपको आसान शब्दों में समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं छंद को। दोस्तों यह जो छंद है वह क्या होता है, इसको हम पहले देखेंगे। तो छंद को हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। तो मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है। मात्रा क्या होता है? मात्रा में हम देखते हैं कि हमारा जो हिंदी में कितना स्वर पाया जाता है? 11। इन 11 स्वरों की 11 मात्राएं होती है ना। उसी तरह वर्ण क्या होता है? क, ख, ग, घ, ये सभी जो चीज़ें आप पढ़ते हैं ये सभी क्या है? वर्ण। तो हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो कितने वर्ण हैं? लिखित रूप से यह 52 वर्ण रूप में पाए जाते हैं। तो छंद क्या है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है कि मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को हम क्या कहते हैं? छंद। अर्थात छंद में हम मात्रा और वर्ण पर विचार करते हैं। ठीक है। जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, वैसे ही छंद के द्वारा पद्य का अनुशासन होता है। तो आप गद्य पढ़ते हैं, गद्य साहित्य पढ़ते हैं, तो गद्य या हम सेंटेंस जो बनाते हैं वो किससे बनता है? व्याकरण के द्वारा बनता है। व्याकरण में आप देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है उसका जो सेंटेंसेस होता है ना, वाक्य होता है, वह किस तरह से बनता है? पहला आता है कर्ता, इसके बाद आता है कर्म, है ना, और इसके बाद आता है क्रिया। ठीक है। तो इस तरह से व्याकरण के द्वारा एक सेंटेंस का, वाक्य का एक निश्चित रचना होती है जिससे हम व्याकरण सम्मत रचना कह सकते हैं, है ना। तो उसी अनुरूप हम देखते हैं कि जिस प्रकार व्याकरण के द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, उसी तरह छंद के द्वारा पद्य का अनुशासन होता है। ठीक है। अर्थात छंद के द्वारा हम पद्य की रचना बहुत ही अच्छे तरीके से, सुगठित तरीके से कर सकते हैं। छंद का दूसरा नाम है पिंगल। ठीक है। छंद को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के जो प्रणेता है इसका नाम था पिंगल ऋषि। ठीक है। तो पिंगल नाम के ऋषि ने छंद का उन्नयन किया, प्रतिपादन किया, इस कारण छंद को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। पिंगल ऋषि या पिंगलाचार्य की जो रचना है जिसका नाम है छंद सूत्र। ठीक है। तो यह जो छंद सूत्र है इसमें छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ, अर्थात बहुत ही पहले का ग्रंथ, मूल ग्रंथ माना जाता है। तो पिंगलाचार्य का छंद सूत्र छंद से संबंधित एक रचना है, और इसी के आधार पर छंद शास्त्र को हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है। अब हम छंद की परिभाषा करने में सक्षम हो गए। तो छंद की परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं कि तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण
आदि के नियमों में आबद्ध पंक्तियाँ छंद कहलाती है। ठीक है, तो छंद हम किसको कहेंगे? तुक, मात्रा, लय, विराम और वर्ण, इन सभी के बंधनों में बंधी हुई, इनके नियमों में आबद्ध जो पंक्तियां हैं, है ना, कविता की जो पंक्तियां हैं, इसको हम क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। ठीक है, छंद के अंगों को देख लेते हैं कि जो छंद रहता है वह कितने अंगों से बनता है। जिस प्रकार हमारा शरीर अलग अलग अंगों से बना है, हाथ, पैर, मुंह, नाक, सर, है ना, तो इस तरह से छंद भी अलग अलग अंगों से मिलकर बनता है। तो छंद के कितने अंग होते हैं? 7। छंद के कितने अंग होते हैं? 7। पहला है वर्ण, दूसरा है मात्रा, तीसरा है यति, चौथा है गति, पांचवा है पाद या चरण, इसको हम पद भी कहते हैं। ठीक है, और छठवा है तुक तथा आखिरी है गण। तो इस तरह से छंद के 7 अंग हो गए, वर्ण, मात्रा, यति, गति, पाद या चरण, तुक और गण। ठीक है, तो ये छंद के 7 चरण, 7 अंग हो गए। अब एक एक करके सभी पर विचार करेंगे कि ये सभी चीज़ें आखिर होती क्या है। तो वर्ण को हम देखते हैं। यह जो वर्ण होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम हिंदी भाषा के वर्णों की बात नहीं करके छंद के संबंध में वर्णों की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें हम क्या करते हैं? वर्णों को 2 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व को हम क्या क्या बोलते हैं? ह्रस्व में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? अ, छोटा ई, उ और चंद्र बिंदु। ठीक है, तो इसको हम कौन सा वर्ण बोलते हैं? ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व वर्ण। तो ये कितने होते हैं टोटल? 4। ह्रस्व वर्ण कितने होंगे? 4, अ, ई, उ और चंद्र बिंदु। इसके बाद हम दीर्घ वर्णों को लेते हैं। तो दीर्घ वर्ण जो होते हैं वो स्वर में अगर हम देखें, है ना, तो कितने होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ और अनुस्वार तथा विसर्ग। ठीक है, तो इसको हम क्या मानते हैं? दीर्घ वर्ण मानते हैं। ठीक है, तो स्वरों में हम देखते हैं कि स्वरों को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया है, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। ठीक है, तो ह्रस्व को लघु भी कहा जाता है और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। ठीक है, तो छंद में हम अब जब ह्रस्व वर्ण का विचार करेंगे तो हम इसको लघु कहेंगे, और दीर्घ वर्ण का विचार करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? गुरु। तो लघु बोलने से आप सोचेंगे कि ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण क्या है? गुरु है। ठीक है, तो लघु वर्ण 1 मात्रा गिनी जाती है। अब देखो, जो छंद है इसमें हम मात्रा गिनते हैं। ठीक है, कैसे मात्रा गिनते हैं इसको हम नीचे देखेंगे, है ना। तो वर्ण में कितनी मात्राएं होती है? 2। छंद में हम देखते हैं कितनी मात्राएं पाई जाती है? 2। ह्रस्व वर्ण की मात्रा को हम इस तरह से दर्शाते हैं और दीर्घ वर्ण की मात्रा को हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो लघु वर्ण या ह्रस्व वर्ण है उसको हम 1 मात्रा से दर्शाते हैं जब गिनते हैं तो, और दीर्घ वर्ण की मात्राओं को, इन सभी मात्राओं को हम ऐसे से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको हम अ भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको 2 नंबर मानते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर हो गया, 1 वर्ण हो गया, है ना, या 1 मात्रा हो गई, और इस तरह से दर्शाते हैं उसको 2 वर्ण या 2 मात्रा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मात्राओं को देख लेते हैं। तो मात्रा केवल स्वर की होती है। ठीक है, मात्रा केवल किसका माना जाता है? स्वर का माना जाता है। इसी कारण हमने यहाँ पे वर्ण में देखा कि हमने ह्रस्व और दीर्घ वर्ण के रूप में केवल स्वरों को ही लिया है। ठीक है, तो आप कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। तो मात्रा हम किसका गिनते हैं? केवल स्वर का गिनते हैं। लघु मात्रा का चिन्ह आड़ी रेखा, खड़ी रेखा है ना, और दीर्घ मात्रा का चिन्ह एस जैसी आकृति है। ठीक है, तो मात्रिक छंदों में हम देखते हैं
छंद कितने प्रकार के होते हैं उसको हम देखेंगे। तो एक छंद होता है, एक प्रकार का छंद होता है मात्रिक छंद, ठीक है। छंद दो प्रकार के होते हैं, पहला मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंदों में हम देखते हैं विशेष रूप से मात्रा गिनकर ही छंदों की पहचान हम कर पाते हैं, ठीक है। मात्रा से आप क्या समझ रहे हैं? अ की मात्रा, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, है ना। तो इस तरह से जो मात्राएं रहती है, ए की मात्रा, ए की मात्रा, अम की मात्रा, है ना, इन सभी मात्राओं को ही गिनकर हम किसकी पहचान करते हैं? मात्रिक छंदों की पहचान करते हैं, ठीक है। अब तीसरा अंग आ जाते हैं दोस्तों, जिसका नाम है यति। तो छंद को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में हमें ठहरना पड़ता है, ठीक है। इसको हम उदाहरण द्वारा भी बताएंगे। तो जब हम छंद को पढ़ते हैं, जैसे हमारा 4 लाइन का एक कविता है ना, और ये एक प्रकार का छंद के रूप में है। तो जब इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर ठहरते हैं। तो अंत में ठहरना, प्रत्येक चरण, मान लो ये कितने चरण का है? 4 चरण का है, ठीक है। और प्रत्येक चरण के अंत में जब हमें इसको पढ़ते हैं तो ठहरना पड़ता है। तो इस ठहरने की गति को ही हम क्या बोलते हैं? यति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं गति। तो कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को हम गति कहते हैं। अर्थात हम कविता का पाठ ऐसे करें कि हमें स्पष्ट रूप से सुनाई भी दे और हमें सुनने में अच्छा महसूस हो, है ना। तो कर्ण मधुर प्रवाह इसी को बोलेंगे। तो कविता पढ़ने के कर्ण मधुर प्रवाह को हम क्या कहते हैं? गति। प्रत्येक छंद की अपनी एक लय होती है, ठीक है। इसके बाद 5वां जो अंग है वह है पद या चरण। इसको हम पाद भी बोलते हैं, है ना। तो पद या चरण क्या होता है? तो प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं, ठीक है। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। अब चरण क्या है? जैसे कविता लिखा रहता है ना। तो 4 लाइन की कविता मान लो लिखी हो, तो एक एक लाइन को हम एक एक चरण के रूप में गिनते हैं, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी छंद हो उसमें कम से कम कितने चरण होने चाहिए? 4 चरण होने चाहिए। और जिसका 4 चरण नहीं है वह छंद नहीं है, ठीक है। तो 4 चरण होते ही हैं और इनमें प्रत्येक पंक्ति अर्थात छंद के चतुर्थांश को हम क्या कहते हैं? चरण। तो 4 चरण हैं और प्रत्येक पंक्ति को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पद या चरण कहेंगे। समझ आ गया? इसके बाद दोस्तों हम आते हैं तुक। तो तुक क्या है? चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को हम तुक कहते हैं, ठीक है। तो तुक क्या है? जब हम कविता पढ़ते हैं तो कविताओं के अंत में, है ना, ध्वनि को मनमोहक बनाने के लिए, कर्णप्रिय बनाने के लिए क्या है? एक ही प्रकार के शब्दों को, वर्णों को लिया जाता है जिससे वो क्या है? उसका लय बैठ जाए, है ना। जैसे तासु जासु, जाके ताके, ताके जाके, होई सोई, है ना, या सोई होई, आज साज, ऐसा वैसा। तो इस प्रकार के जो वर्ण जो एक ही प्रकार के रहते हैं, जैसे एक ही प्रकार के कैसे? इस तासु में अंत में ऊ की मात्रा आ रही है ना, स और ऊ की मात्रा। उसी तरह जासु में स के साथ ऊ की मात्रा आ रही है। तो ये क्या है? एक ही समान वर्ण है। इसको हम क्या बोलेंगे? तुक बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों गण। जो 7वां अंग है छंद का, उसका नाम है गण। अब गण किसको बोलते हैं? गण 3 वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं, ठीक है। गण जो होता है इसके आधार पर हम देखते हैं कि एक सूत्र के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जो गण है, जो गण क्या है? 3 वर्ण का बना है, उसको हम क्या बोलेंगे? गण बोलेंगे। अब गण की संख्या 8 है। कुल कितने गण हैं? 8 गण होते हैं। और यह जो है वह वर्णिक छंदों की पहचान के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। गण से किसका पहचान किया जाता है? वर्णिक छंदों का पहचान किया जाता है, न कि मात्रिक छंदों का। हम मात्रा को गिनकर मात्रिक छंदों का पहचान करते हैं।
जबकि गण की सहायता से गणों को गिनकर हम किसकी पहचान करते हैं? वर्णिक छंदों की पहचान करते हैं। गण की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, अब इन गणों को याद रखने के लिए एक सूत्र दे दिया जाता है जिसका नाम है यमाता राज भान सलगा। ठीक है, तो इसमें 8 गण जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये सूत्र आपको याद है तो आपको 8 गण याद हो जाएंगे और आप वर्णिक छंदों की पहचान कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये जो 8 गण हैं ये कौन कौन से हैं, इसको इस सूत्र की सहायता से हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सूत्र संकेत पहला है यमाता। ठीक है, यमाता में य से चालू हो रहा है, मतलब ये क्या है? यगण। ठीक है, यगण। ठीक है, अब इसकी मात्राएं क्या हो जाएगी? यमाता जो सूत्र है इसमें हम मात्राओं के रूप में अगर इसको गिने तो क्या हो जाएगा? य का 1 मात्रा, मा में आ की मात्रा है तो 2 मात्रा, और त में आ की मात्रा है तो 2 मात्रा। तो इस तरह से इसकी मात्रा बन गई, यमाता सूत्र की मात्रा बन गई। ठीक है, तो सूत्र संकेत के रूप में हम ले सकते हैं यशोदा। ठीक है, आप ध्यान रखिए दोस्तों कि यह जो हम यगण जो है यह एक गण है। ठीक है, इसका नाम क्या है? यगण, और सूत्र संकेत है यमाता। तो यगण, हम गण को क्यों जान रहे हैं? वर्णिक छंदों की पहचान के लिए। और मात्राएं क्या होती है? मात्राएं केवल मात्रिक छंदों की पहचान के लिए होती है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसमें इस गण के माध्यम से गिनने का भी प्रयास करेंगे कि मात्राओं को कैसे गिना जाता है। ठीक है, अब मात्राओं में हम क्या गिनते हैं? मात्राओं में हम केवल चिन्हों को, स्वर चिन्हों को गिनते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं यशोदा शब्द को ले रहा हूँ। ठीक है, तो यशोदा शब्द को लूँगा तो मैं इसको कैसे गिनूँगा? य में कौन सी मात्रा है? य में य क्या है आप जानते हैं? यह एक क्या है? व्यंजन है ना? तो य में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है। ठीक है, तब जाकर ये क्या बना? पूर्ण रूप से य व्यंजन बन पाया। ठीक है, तो य में अ की मात्रा है तो अ को हम एक लकीर से दर्शाते हैं, एक मात्रा से दर्शाते हैं। और श में कौन सी मात्रा है? श में ओ की मात्रा है। तो हमने देखा है जब मात्राओं को हमने देखा है तो ओ को हम कितनी मात्रा गिनते हैं? 2 मात्रा गिनते हैं। इस कारण ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। और दा में हम देखते हैं कि द में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो आ को हम कितना मात्रा गिनते हैं? 2। इस कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, 2 और 2। इस तरह से हम गिनते हैं। ठीक है, तो मात्राओं को गिनने के लिए हम क्या करते हैं? जो मात्राएं लगी रहती है, स्वर की मात्राएं लगी रहती है, उसको हम लोग गिनते हैं। ठीक है, उसी तरह मातारा। अब देखो, य का हो गया, यगण हो गया, तो क्या बचा? यमाता राज भान सलगा में यमाता हो गया, है ना? तो य से यगण हो गया। उसके बाद क्या बचा? मातारा। ठीक है, तो मातारा से म से चालू होगा मगण। ठीक है, अब मातारा को हम कैसे गिनेंगे? यहाँ पे जो मातारा है दोस्तों, ये सूत्र का संकेत है। अर्थात माँ का अर्थ हो जाएगा 2, ता में 2 और रा में 2, क्योंकि इसमें बड़ी आ की मात्रा इन तीनों वर्णों में लगी है। तो मातारा ये सूत्र संकेत है। तो इसी के अनुसार से हम किसी शब्द को छंद में लिखना हो तो इसी के अनुसार से, इस सूत्र के अनुसार से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इस सूत्र के अनुसार से लिखूं तो क्या हो जाएगा? माता जी। ठीक है, तो माता जी को उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है। आप कोई भी शब्द ले सकते हैं जिसमें तीनों में 2-2 की मात्राएं लगती हो। तो माता जी में हम देखिए, म में आ की मात्रा माँ, इसमें भी 2 मात्रा हो जाएगी। त में आ की मात्रा ता, ये इसमें भी 2 मात्रा। और ज में बड़ी ई की मात्रा जी, तो इसमें भी 2 मात्राएं हो जाएगी। तो हम सूत्र संकेत के माध्यम से वर्णों को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्णिक छंद को पहचान सकते हैं।
और गिनते कैसे हैं? गिनना आप सीख गए हैं ना। गिनने के लिए हम केवल मात्राओं को देखते हैं, न कि वर्णों को। ठीक है। उसी तरह से तीसरा जो सूत्र संकेत है वह है तराज। ठीक है। तो तराज में इसको तगण बोला जाता है। ठीक है। तो तराज में क्या हो जाएगा? 1, 2 और 1। ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या ले सकते हैं? सॉरी, ये तराज नहीं है, ये क्या है? ताराज है। ठीक है। या माता राज। ठीक है। तो ये ताराज है। तो ताराज को हम किस नाम से जानते हैं? तगण। ठीक है। अब जो ताराज है ये सूत्र मिल गया, तो हम इसमें जो शब्द लिखेंगे वो इसी के अनुसार बनावट वाले लिखेंगे। अब इसकी बनावट कैसी है? इसकी बनावट है दो मात्रा की और 1 मात्रा की, है ना। तो हम जो यहाँ पे वर्ण लेंगे वो इसी प्रकार की मात्राओं वाले लेंगे। जैसे राम जी, है ना। तो इसमें क्या, ये तालाब को, ये अभी हम ताराज को देख रहे हैं, तो ताराज के में क्या है? तालाब। तो हम इसी प्रकार के वर्णों को देखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ता का 2, ला का 2 और ब का 1। तो इस तरह से हम गिनना चालू करेंगे। इस तरह से हम शब्द का, वर्ण का निर्माण करेंगे। उसी तरह राजभा से इसको रगण बोलते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? 2, 1 और 2, और इसी के अनुसार हम यहाँ पे वर्ण रख देंगे 2, 1 और 2। राम जी में 2, 1 और 2। ठीक है। उसी तरह जभान को हम क्या बोलते हैं? जगण। तो इसका क्या हो जाएगा? मात्रा 1, 2 और 1, 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार भानस का भगण बोलते हैं। इसमें कितनी मात्रा होंगी? 2, 1 और 1, 2, 1 और 1। ठीक है। उसी तरह नस्ल में क्या हो जाएगा? नस्ल। अब देखो 1, 1, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल अ की ही मात्रा है, छोटी अ की ही मात्रा है, जिसको हम ह्रस्व वर्ण बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या शब्द बना दिया? नमन। इसमें 1, 1, 1 की मात्रा है। उसी तरह सलगा। ठीक है। तो सलगा को हम क्या बोलते हैं? सगण। ठीक है। तो 1, 1, 2 की मात्रा रहेगी, तो हमने शब्द बना दिया सलमा। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या देखा? छंद के सभी अंगों को देख लिया। अब मैं एक छंद का आपको उदाहरण देके समझाऊंगा, है ना। हम यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं दोहा छंद का। ठीक है। किसका उदाहरण ले रहे हैं? दोहा छंद का उदाहरण ले रहे हैं। दोहा छंद में हम देखते हैं, इसमें लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो यह एक प्रकार का छंद है जिसका नाम है दोहा छंद। दोहा छंद दोस्तों यह मात्रिक छंद है। कौन से प्रकार का छंद है? मात्रिक छंद है। इसमें मात्रिक छंद में क्या करते हैं? हम मात्राओं को गिनते हैं। ठीक है। तो दोहा छंद में जो मात्राएं होती है उसको कैसे गिना जाता है? किसी भी छंद में हो, मात्राओं को गिनने का काम किया जाता है, और इसी के अनुसार यह दोहा छंद है कि और किसी भी प्रकार का छंद है, इसको पता लगाया जाता है। ठीक है। तो हम कैसे गिनेंगे मात्राओं को? आपको गिनना बताया हूँ, है ना। अब देखिए, मेरी शब्द में हम देखते हैं, म में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है ना। तो हम कितना गिनेंगे? 2। हमने देखा है कि ह्रस्व और दीर्घ, तो ए किस में आता है? दीर्घ में। इस कारण हम यहाँ पे कितना मात्रा डालेंगे? 2। उसी तरह र में कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा, तो इसको हम डालेंगे 2। उसके बाद भ में कौन सी मात्रा है? छोटी अ की मात्रा है, है ना। भ क्या है? भ किस तरह बना है? भ एक व्यंजन है ना। और इसमें अ मिलने से ही क्या बना है? ये पूर्ण रूप से भ बना है। इस कारण हम इसको 1, इसको भी 1, उसी तरह इसको 2, है ना, इसको 2, इसको 1 और इसको 2। इस तरह से हम इसको गिनते हैं। ठीक है। तो हम कितना गिनेंगे? तो हम अब इन मात्राओं को गिनते हैं। तो कितना हो गया? 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11 और 11 2 13। तो शुरू वाला जो चरण है उसमें कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। ठीक है। चरण कौन है दोस्तों?
चरण यहाँ पे जो एक एक पंक्तियाँ लिखी गई है, ये सभी जो पंक्तियाँ हैं वो एक एक चरण है। ठीक है, तो दोहे में कितने चरण हो गए? 4 चरण होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो हम किस तरह से गिनेंगे ये समझ आ गया आपको, है ना। अब दोहे में एक विशेषता है, दोहा छंद किसको बोलते हैं? दोहा छंद हम उस छंद को बोलते हैं जिसको गिनने पर हमें पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं मिलती है? 13 मात्राएं मिलती है। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं मिलती है? 11 मात्राएं अगर मिले तभी हम क्या बोलेंगे? इसको दोहा छंद बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम, जैसे मैंने बताया उस तरह से आपको मात्राएं गिनना है। अब चलिए इसमें और मात्राएं गिन कर देख लेते हैं। ये 13 निकला है ना, अब इसको गिन के देखते हैं। तो राधा का क्या हो जाएगा? रा और धा 2 हो जाएगा, ना का 2, ग का 1 और री में छोटी है इस कारण 1, स में ओ की मात्रा है इस कारण 2 और छोटा ई में 1, तो कितना हो जाएगा? 2, 2 4, 2 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो यहाँ पे कितना निकल गया? 11। वैसे ही इसको गिनेंगे तो कितना निकलेगा? 13। इसको गिनेंगे तो कितना निकलेगा? 11। ठीक है, तो इस तरह से हमें वर्णों को न गिन के किसको गिनना है? मात्राओं को गिनना है। ठीक है, अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि छंदों के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो छंदों के भेद को देखें तो मुख्य रूप से छंद के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। ठीक है, मात्रिक जहाँ पे बोला जा रहा है मात्रिक तो मात्राओं से संबंधित है, वर्णिक मतलब वर्ण से संबंधित है। ठीक है, अब मात्रिक छंद क्या होता है इसको देख लीजिए। मात्रिक छंद किसे बोला जाता है? जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, इनमें मात्राओं की समानता एवं संख्या पर विचार किया जाता है। इनमें वर्णों के क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें वर्ण में कौन से क्रम में है इसमें कोई ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें केवल और केवल मात्राओं की समानता और संख्या पर ध्यान किया जाता है। मात्रिक छंद के भेद हम देख लेते हैं। कुछ मात्रिक छंद के उदाहरण के तौर पर जैसे दोहा छंद, चौपाई, रोला, सोरठा आदि, ये सभी क्या है? मात्रिक छंद में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद क्या होता है? जिन छंदों की पहचान के लिए वर्णों के क्रम का विचार किया जाता है। जैसे हमने देखा ना सूत्र में यमाता, राज, भान, सलगा में, इसमें हमने देखा इन जो 8 गण हैं, है ना, इनको हमने देखा तो उसी सूत्र के अनुसार से हम उसमें क्या रखेंगे? वर्णों को रखेंगे। अगर वह सूत्र के अनुसार से वर्ण नहीं रखा गया तो वर्णिक छंद में वह नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें किसका क्रम का विचार करते हैं? वर्णों के क्रम का विचार करते हैं तथा उसी के आधार पर वर्णों की गणना भी हम करते हैं। इसमें वर्णों की संख्या, क्रम और स्थान आदि जो नियम हैं वह बहुत ही नियंत्रित रहते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्णिक छंद। वर्णिक छंद के उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण हैं इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, हरि गीतिका, गीतिका, सवैया, ये सभी किस में आते हैं? वर्णिक छंद में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ये जो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद जो हमने कहा है ना, इसके भी तीन उपभेद कर दिए गए हैं। कितने उपभेद कर दिए गए हैं? 3 उपभेद कर दिए गए हैं। किनका? मात्रिक और वर्णिक दोनों छंदों का 3 भेद कर दिया गया है। कौन कौन सा? पहला सममात्रिक या समवर्णिक, अर्ध सममात्रिक और अर्ध समवर्णिक और विषम मात्रिक और विषम वर्णिक। इस तरह से 3 भेद कर दिया है। सम बोलने का अर्थ क्या है? सम अर्थात बराबर, तो जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या चारों चरणों में समान होती है
उसको हम सम कहते हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार का छंद होगा उस प्रकार से हम उसको कहेंगे। जैसे मात्रिक छंद में चारों चरणों में समान संख्या हो, जब हम मात्राओं को गिने तो चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो तो हम इसको सममात्रिक छंद कह देंगे। अगर वर्णिक छंद में चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान हो तो हम क्या कर देंगे, समवर्णिक छंद कह देंगे। ठीक है, उसी तरह अर्धसम, जहाँ पर प्रथम और तृतीय चरणों में और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में वर्णों या मात्राओं की समानता हो वहाँ हम क्या कहते हैं, अर्धसम कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रथम और तृतीय में समान मात्रा में मिले और द्वितीय और चतुर्थ में समान मात्रा मिले तो उसको हम अर्धसम कहते हैं। अब मात्रिक छंद में मात्राओं को गिर रहे हैं, मान लो यहाँ पे मात्रा समान मिल रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अर्धसम मात्रिक छंद है ना। और मान लो इन दोनों में पहले तीसरे और दूसरे चौथे में वर्णों की संख्या समान मिल रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अर्धसम वर्णिक छंद है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विषम। तो विषम मतलब जो सम ना हो, बराबर ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, विषम। तो चारों चरणों में वर्णों की संख्या अथवा मात्राओं की संख्या में असमानता हो, अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, विषम मात्रिक छंद अगर हम मात्राओं में असमानता पाते हैं तो, या विषम वर्णिक छंद अगर हम वर्णों की संख्या में असमानता पाते हैं तब। ठीक है, अब एक बात आपको नोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता को अगर देखें तो आधुनिक हिंदी कविता में, अब आधुनिक हिंदी कविता बोला जा रहा है मतलब हिंदी जो कविता है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भागों में बांटा गया है इसको आप जानते हैं, है ना। सबसे पहले क्या आ जाता है, आदिकाल, उसके बाद क्या आ जाता है, भक्ति काल, फिर उसके बाद रीति काल, उसके बाद क्या आ जाता है, आधुनिक काल। तो हम यहाँ पे आधुनिक काल की हिंदी कविताओं की बात कर रहे हैं। आधुनिक काल की हिंदी कविता के आधार पर हमें एक तीसरे प्रकार के छंद को मान्यता मिली है जिसको क्या बोला गया है, मुक्त छंद बोला गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो मूल रूप से छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। इसके अतिरिक्त आधुनिक हिंदी कविता में हमें एक तीसरे प्रकार की छंद को मान्यता मिली है जिसका नाम है मुक्त छंद, अर्थात यह छंद की सीमा से मुक्त है। ठीक है, तो जो छंद क्या हो, मुक्त हो, है ना, लय तुक गण मात्रा वर्ण आदि के बंधनों से मुक्त हो, ऐसे छंद को हम क्या बोलते हैं, मुक्त छंद बोलते हैं। तो इस छंद के चरणों में वर्णों एवं मात्राओं के किसी भी का भी हम ध्यान नहीं रखते, ना हम वर्णों का ध्यान रखते हैं कितना है, कितने चरण में कितना वर्ण है या कितने चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो इस सभी का हम ध्यान नहीं रखते, तथा केवल इसमें हम लय का विधान को देखते हैं। जिन कविताओं में हम क्या है, लय का होना बहुत ज़रूरी है, मात्राओं और वर्णों का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कविताओं में क्या होना चाहिए, लय बहुत आवश्यक है। अगर किसी कविता में लय है, वो मात्राओं और वर्णों में आबद्धित नहीं है, आबद्ध नहीं है, तो हम उसको कौन सा छंद बोलेंगे, मुक्त छंद कहेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी कविताओं में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे आदि आधुनिक जो कवि हैं, इनकी कविताओं में हमें केवल और केवल लय का विधान मिलता है। इनकी कविताएं जो है मात्रा और वर्ण के बंधन से मुक्त रहती है, तो इनकी मुक्त छंद का इन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। दोस्तों, मुक्त छंद का जो आविर्भाव है उसको निराला जी ने किया है। ठीक है, मुक्त छंद की जो रचना का श्रेय किसको दिया जाता है, निराला को दिया जाता है, निराला जी को दिया जाता है। और मुक्त छंद को रबर छंद के नाम से भी जानते हैं। मुक्त छंद का एक अन्य नाम क्या है, रबर छंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो लेक्चर में छंद क्या होता है, छंद के अंग कौन कौन से हैं, छंद के कितने भेद हैं, छंद के भेदों का उपविभाजन कैसे किया गया है,
इन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में जान लिया। और आगे नेक्स्ट हम वीडियो जब लाएंगे तो इसमें देखेंगे कि मात्रिक छंद कौन कौन से हैं और वर्णिक छंद कौन कौन से हैं, और प्रमुख छंदों को हम उदाहरण सहित आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।